हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम इस वीडियो में विजन आईएएस का जो टेस्ट 1 है 2025 का, जिसका टेस्ट कोड है 4701 और ये पॉलिटी का टेस्ट है, तो आप लोगों ने इसको लगाया भी होगा। तो इसमें मैं उसके सॉल्यूशंस को मतलब पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने टेस्ट लगा भी लिया, आपने आपको एनालाइज भी कर लिया है और आपको लास्ट में ये सॉल्यूशन रिवाइज करने हैं, तब तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। और प्लस अगर आपने एनालिसिस करा है उन क्वेश्चन का जो कि आपके गलत हुए हैं, उसके अलावा भी आप चीज़ें पढ़ना चाह रहे हो, तो इस वीडियो में आप पूरा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन कवर करूंगा विजन के। ठीक, विजन के जितने भी टेस्ट हैं, बाकी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो कह नहीं सकते, बट हाँ विजन का तो मैं करूंगा। बाकी अगर आपको अदर किसी इंस्टीट्यूट का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है, या तो आप टेस्ट लगा के देख लीजिए, ये टेस्ट नहीं लगाया, आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, या जो भी एसेस, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक मैं सीधे सीधे इसमें बताऊंगा चीज़ों को। ओके, जैसे उसमें बात करी गई थी फंडामेंटल आइडेंटिटी को लेके पीपल की, तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेस करता है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी। एक पीपल के, इसका मतलब ये है कि जो पीपल है वो एक कलेक्टिव जो पीपल है वो एक कलेक्टिव एंटिटी है। ठीक जो कि कहाँ से आता है? ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देखें तो इसका मतलब ये होता है कि हम बेसिक जो सेट्स है नॉर्म्स का, हम उनमें एग्री हुए हैं अबाउट कि किस तरीके से चीज़ें गवर्न करी जानी चाहिए या कौन गवर्न करेगा। ठीक, और यही एक चीज़ जो है वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म करती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी पीपल की। एंड ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है ये कम इन टू बीइंग जिस टाइम पे जो इंडिविजुअल है वो एग्री कर देता है किसी एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को, गवर्नेंस के एंड अथॉरिटी को, मतलब जस्ट लाइक कोई एक पर्सन है वो एग्री हो जाता है बेसिक नॉर्म्स के लिए। ठीक, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आपकी निकल के आती है उस चीज़ से। एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होता है कि यानी कि जिस समय जो पीपल है वो एग्री हो जाते हैं बेसिक नॉर्म्स को लेके एंड प्रिंसिपल को, जो वन कॉन्स्टिट्यूट वन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक, यानी कि अगर पीपल जो वो एग्री हो जाते हैं किसी बेसिक नॉर्म को लेके, और वो एक किस चीज़ को लेके, एक पॉलिटिकल बेसिस को लेके, किसी एक मतलब कोई एक चीज़ है उस पर सारे लोग एग्री हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल बेसिस है, तो वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। मोरल आइडेंटिटी यानी कि जब सब लोग एग्री हो जाते हैं किसी एक नॉर्म को लेकर, जो कि कौन मतलब बेसिकली जो एक नॉर्म्स हैं वो आपको मोरालिटी टाइप्स आपको देखने को मिल जाए एक तरीके से। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो हैं वो एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर में जो है वो कोई भी एक जो परस्यू करता है इंडिविजुअल एस्पिरेशन गोल्स को एंड फ्रीडम को, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेट करता है ऑथोरिटेटिव कॉन्स्टेंट, जिस पे अपॉन विच वन मे और मे नॉट डू, यानी कि एक अगर मतलब एग्री होना चाहता है नहीं होना चाहता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। और यही चीज़ डिफाइन करते हैं एक फंडामेंटल वैल्यू को। ठीक, सेकंड जो है अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर में सेकंड इसमें देखते हैं कि ये मतलब इसमें ये जानने की कोशिश कर रहा था इस क्वेश्चन के अंदर में कि कौन कौन से जो हैं, मतलब बेसिकली ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट सही थे, तो मैं आपको वो स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ जो कि इसमें ज़रूरी थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है मतलब जस्ट लाइक जैसे मतलब कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इनका जो बाहर जाना वो समाज के लिए सही नहीं है, कुछ आक्रोश पैदा हो सकता है इनके भाषण वगैरह इन सब की वजह से, तो उसको डिटेन कर लिया जाता है, पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन बोल लेते हैं। यानी कि इन द सेंस कि इनके वजह से कुछ दंगा होने की एक ऐसी मतलब आशंका है, तो उनको डिटेन करके रख लिया जाता है। ठीक, तो ये जो आर्टिकल 22 गारंटी करता है प्रोटेक्शन टू पर्सन, यानी कि जो भी पर्सन को अरेस्ट करा गया, डिटेन करा गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लो, ये जो प्रोटेक्शन ये अवेलेबल है दोनों मतलब सिटीजन के लिए एज वेल एज एलियन। एलियन इन द सेंस कि जो कि फॉरेन पीपल हो जाते हैं। तो ये जो डिटेंशन है पर्सन की वो एक्सीड नहीं हो सकती 3 महीने से ज़्यादा, जब तक कि कोई एडवाइजरी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट ना करे सफिशिएंट कारण। मतलब ये जो डिटेंशन है उसको एक्सटेंड करने का जो बोर्ड है वो कंसिस्ट करता है, उसके अंदर में जज होता है हाई कोर्ट का। और जो ग्राउंडेड डिटेंशन का वो कम्युनिकेट होना चाहिए जिसको भी डिटेन करा गया उसको, और ये जो फैक्ट है वो कंसिडर करा जाना चाहिए, मतलब हाउएवर जो ये फैक्ट कंसिडर करा जाएगा टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज, मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता है। ठीक, मतलब जस्ट लाइक जैसे कोई भी एक कारण है
मतलब जस्ट लाइक कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसको नहीं डिस्क्लोज करा जाना चाहिए, ठीक। मतलब अगर जस्ट लाइक जैसे अगर कोई ज़रूरत महसूस होती है तो और जो डिटेनी है वो क्या करता है, शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अ डिटेंशन ऑर्डर, ठीक। मतलब उसके पास एज सच की अगर आप देखें तो जो डिटेनी है जिसको डिटेन करके रखा गया है तो उसको एज सच एक रिप्रेजेंटेशन के लिए डिटेंशन ऑर्डर के उसको मतलब एक तरीके से हक है कि हाँ वो अपना एक तरीके से मतलब कुल मिला के वो जो एक्शन है जो डिटेंशन करा गया उसके खिलाफ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। और जो कोई भी पर्सन है उसको मतलब राइट टू बी रिलीज है 24 घंटे के बाद, अगर कोई एक ऑर्डिनरी लॉ के अंदर उसको अरेस्ट नहीं करा गया हो और ये एप्लीकेबल नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉ में। यानी कि ये जो 24 घंटे वाला जो प्रावधान है कि जस्ट लाइक जैसे किसी को डिटेन कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो लेकिन बट ये जो चीज़ है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। और बाकी हर एक में से मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता चलूँ। जैसे डीपीएसपी अगर आप देखें तो नॉन जस्टिशिएबल है, ये नॉन और ये एनफोर्सेबल भी नहीं है। वायलेशन अगर हो जाता है मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। और अगर आप इसमें देखते हैं तो जो आर्टिकल 37 है वो खुद अपने आप में बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो अप्लाई करे कोई भी कानून बनाने के लिए इन लॉज को, ठीक। बट उसके ऊपर फाउंडेशन तो है नहीं। और जो टीपीएसपी है जो ये हेल्प करती है एग्जामाइन करने में, डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। किसी भी कानून के सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम बताता है, वो अभी आया है डिटरमाइन करिए उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी लॉ की। इफ़ अगर कोई मतलब इफ़ अगर जो कोर्ट है वो ये फाइंड कर लेता है कि जो लॉ है वो क्या कर रहा है वो इसके अगेंस्ट में है मतलब एक तरीके से डीपीएसपी के, तो वो उसको एक रीजनेबल तरीके से उसको डिस्कस कर सकता है कि हाँ आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ये बार मतलब आर्टिकल 14 के रिलेशन में ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं हो रही हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि वो डिटरमाइन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी कानून की। यानी कि डीपीएसपी को भी तो लागू करना है ना, ठीक। ओके। नेक्स्ट की जो फंडामेंटल राइट है वो बनाए गए हैं कि वो प्रमोट करने के लिए एक आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि प्रिवेंट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल की जो कि कंट्री के अंदर में है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी को एंड फ्रीडम को पीपल की अगर कोई भी इन्वेजन कर लिया जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक। और ये ऑपरेट करे जाते हैं एज अ लिमिटेशन है ये किस चीज़ पे, एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज पे लेजिस्लेचर के। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक वो कंसेप्ट है जिसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है वो ड्राइव करती है अपनी अथॉरिटी एक फंडामेंटल बॉडी से, फंडामेंटल बॉडी ऑफ लॉ, एंड ये लीगली लिमिटेड होती है अपनी पावर में, ठीक, बाय द सेम। तो इसको ध्यान रख लेना। बाकी ऐसे जिसमें कुछ इतना खास तो है नहीं। अगर आगे देखें तो ये जो केरला ड्रग एंड कंट्रोल था मतलब ये जो ऑपरेशन अमृत है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसकी अगर फुल फॉर्म आपको पता हो तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये प्रिवेंट करती है ओवर मतलब ये प्रिवेंशन से रिलेटेड है कि भाई ओवर यूसेज नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, ओके। और इसने जो टेस्ट मतलब केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा था टेस्ट फर्स्ट वीक में जनवरी के 2024 के, जिसको ऑपरेशन अमृत नाम से जानते हैं, वो ये कि कंडक्ट करने एक सरप्राइज रेड रिटेल मेडिकल शॉप्स में डिटेक्ट करने के लिए ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। नेक्स्ट ये जो डीपीएसपी है वो इंश्योर करती है बहुत क्या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो इसको ध्यान रख लेना। डीपीएसपी के बारे में तो आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें भी ऑलरेडी। जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी है ये कब आया था, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1990 में। और ये अगर आप देखें तो ये सेटअप करा गया था मतलब जस्ट लाइक जैसे ये जो एसटी हैं और एसटी और एससी आप अगर देखेंगे तो ये अलग होती हैं, चाहे कल्चरल वाइज भी देखें जोग्राफिकल वाइज भी देखें। तो ये एक मतलब महसूस करा गया कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कि इन सारी एक्टिविटीज़ को मतलब इन द सेंस कि जस्ट लाइक कि एससी एंड एसटी की चीज़ों को एक तरीके से एक ही कमीशन के द्वारा मतलब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उनको बाइफरकेट भी कर दिया गया था। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2003 में NCST बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और नेशनल कमीशन फॉर एससी करके। और अगर आप देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो कि एग्जिस्टेंस में आया था 2004 में, ये कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अन्य मेंबर, ये अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और इनके जो कंडीशन है सर्विस एंड जो टेन्योर ऑफिस का वो डिटरमाइन करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना।
और अगर किसी को पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है तो मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत, मैंने लाइन टू लाइन करा रखी है, रिवाइज कर सकते हैं आप वहाँ से भी। ओके। और जो कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी मैटर में और इंक्वायर कर सकता है किसी भी कंप्लेन में, और इसके पास सारी पावर है, सिविल कोड जैसे करता है, सिविल कोड वाली पावर इसके पास होती है। ओके। अब ये डीपीएसपी बता रखे हैं, इसमें कौन कौन से डीपीएसपी है आर्टिकल के हिसाब से, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो जैसे आर्टिकल 38 प्रमोट करने से रिलेटेड है वेलफेयर का पीपल के, सिक्योर करके एक सोशल ऑर्डर जो कि परमिटेड करा गया, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मिनिमाइज करता है इनक्वालिटीज़, इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। आर्टिकल 39 अगर देखा जाए तो ये सिक्योर करता है एक राइट एडोकेट मींस लाइवलीहुड का, हर एक सिटीजन को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कराता है ये मटेरियल सोर्सेज का ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, प्रिवेंशन करता है कंसंट्रेशन का, वेल्थ एंड मींस का प्रोडक्शन के, इक्वल पे से रिलेटेड है फॉर इक्वल वर्क दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन के, प्रिजर्वेशन है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का वर्कर्स एंड चिल्ड्रन का, अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी हेल्थी डेवलपमेंट से, हेल्थी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चिल्ड्रन के। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 39A जो कि ये है कि प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड पुअर पीपल को। 41 के सिक्योर करना राइट टू वर्क, एजुकेशन से रिलेटेड है, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, आर्टिकल 41 था। आर्टिकल 42 ये कि प्रोविजन बनाना है फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 यानी कि सिक्योर करना है एक लिविंग वेज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज सारे वर्कर्स के लिए। 43A स्टेप लेने हैं सिक्योर करने के लिए पार्टिसिपेशन वर्कर का मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज के। 47 रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव करना है पब्लिक हेल्थ को। आर्टिकल 40 के ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत को, इनेबल करना है उनका फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि एडेड और चेंज करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो ये था कि सिक्योर करना अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 39 वाला। 39A जो कि अभी हमने ऊपर देखा 43A और 48A। ठीक। ये क्या करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एड 1976 के थ्रू ऐड करे गए थे और चेंज करे गए थे। ठीक। फिर 44th वाले में क्या हुआ था तो जो आर्टिकल 38 का सेकंड है, इनकी स्टेट जो सेल इन पर्टिकुलर टू स्ट्राइव द मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कुल मिला के इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, इनकम वगैरह ये सब में। इतना सा ध्यान रख लो। तो ये कब ऐड हुआ था 38 आर्टिकल का सेकंड पार्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 43B ऐड हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, ये मतलब वही है। आर्टिकल 45 ये चेंज हुआ था कि जो स्टेट है उस सेल इंडिविड वो प्रोवाइड करेगा क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सारे चिल्ड्रन को जब तक कि वो अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट सेपरेशन करके, टेरिटरी का किसी भी स्टेट से यूनाइट करके, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को या पार्ट्स को ऑफ स्टेट और यूनाइट करके किसी भी टेरिटरी को टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट इंक्रीज कर सकता है एरिया किसी भी स्टेट का। ठीक। डिमिनिश कर सकता है किसी एरिया किसी भी स्टेट का, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री किसी भी स्टेट की, ऑल्टर कर सकता है नेम किसी भी स्टेट का। ओके। तो ये तो आपका सीधा सीधा आपको पता ही होगा। और अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट से पहले चलो और भी चीज़ बता देते हैं कि जो बिल है जो कि चेंज करने से रिलेटेड है अंडर आर्टिकल 3 वो सेटिस्फाई करना चाहिए दो कंडीशन, यानी कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए पार्लियामेंट में प्रायर रिकमेंडेशन के थ्रू प्रेसिडेंट की, और बिफोर रिकमेंडिंग द बिल जो प्रेसिडेंट है वो रेफर करा जाना चाहिए, रेफर टू द सेम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो कि कंसर्न है, मतलब जिन्होंने व्यू वगैरह दर्शाए इस चीज़ को लेके कि हाँ ये स्टेट बना दो नया वगैरह इस तरीके से। तो जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज से, अगर वो मना कर देते हैं या एक्सेप्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं
किसी भी बिल को जो कि रिलेटेड है स्टेट के ऑल्टरेशन वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड। मोरओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है वो इट सेल्फ डिक्लेयर करता है कि कोई भी जो लॉ बनाया जाता है एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए न्यू स्टेट का अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन करने के लिए न्यू स्टेट का ऑल्टरेशन करने के लिए एरिया बाउंड्रीज और नेम का एग्जिस्टिंग स्टेट का अंडर आर्टिकल 3, तो उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा एज अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो पास करा जाना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक। 11th का डी, ये क्वेश्चन का आंसर है 11th का डी। हिमालयन वुल्फ्स जो है वो कहाँ मिलते हैं आपको? वेरियस कंट्रीज में, जैसे कि अक्रॉस द हिमालयाज इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल एंड पार्ट ऑफ तिब्बत। और अगर आप देखेंगे तो ये हाई एल्टीट्यूड पे आपको मिलते हैं। और जो कुछ एरिया है वुल्फ हैबिटेट का वो अवेलेबल है आपको सिक्किम में, उत्तराखंड वगैरह में भी, और कुछ इंडिविजुअल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो एनिमल है वो कैटेगराइज करा गया है एज अ वल्नरेबल IUCN की रेड लिस्ट में। और हिमालयन वुल्फ के अलावा इंडिया जो है वो होम है किनका? इंडियन कॉमन पेनिनसुलर वुल्फ कैनीज, जिनको हम कैनिज लुपस पेलिपस करके बोलते हैं, जो कि मिलते हैं प्लेन्स में, डेक्कन प्लेट्यू के। तो इसको ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत। CBI जो कि सेटअप करी गई थी 1963 में रेजोल्यूशन के थ्रू, और ये वर्क करती है DPSC एक्ट में, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। और किसके अंडर में वर्क करती है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रेवेंसेस के अंदर में। और अगर आप देखें तो ये जो CBI ये इन्वेस्टिगेट करती है किस क्राइम में? करप्शन के, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम में, अदर देन टेररिज्म। ठीक। और ये जो है CBI वो रिकमेंड करी गई थी किसके द्वारा में? ये सांथानाम कमेटी के द्वारा में रिकमेंड करी गई थी, जो कि सांथानाम कमेटी कब बैठी थी? 1962 से 64 के बीच में। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना CBI को। चलिए। और हाँ, ये असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को। DRDO का क्वेश्चन है जो कि आकाश NG से रिलेटेड है। आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन। ठीक। ये जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको ध्यान रख लेना। और ये डेवलप करी गई है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा डेवलप करी गई है। इसका जो वेट है वो हाफ है टू 350 किलोग्राम फ्रॉम द आकाश, जो कि 700 किलो का होता था, उससे हाफ आपको देखने को मिलेगा। न्यू जनरेशन एब्रीवेटेड यानी कि आकाश NG एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि डेवलप करा गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, जो आफ्टर इंडियन जो ओशियन सुनामी आई थी 2004 में, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसने एक लेजिस्लेटिव मतलब अगर आप देखेंगे तो एक स्टेप लिया था क्या, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था 2005 में, जो कि प्रोवाइड करता है एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कम अथॉरिटी, जो कि इम्प्लीमेंट करता है होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कंट्री के अंदर में। NDMA जो कि कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है NDMA का, और जो अदर मेंबर्स हम नॉमिनेट करे जाते हैं चेयरपर्सन के द्वारा NDMA के। जो चेयरपर्सन होता है NDMA का वो डेजिग्नेट करता है किसी वन ऑफ द मेंबर को एज अ वाइस चेयरपर्सन NDMA का, और जो वाइस चेयरपर्सन होता है उसका स्टेटस होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, वाइस जो अदर मेंबर होता है उनका स्टेटस होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करते हैं कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट के लिए। SDMA जो कि कंसिस्ट करते हैं चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, मतलब 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है SDMA का। और नीति आयोग का अगर देखा जाए तो चेयरपर्सन होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर होते हैं हर एक राज्य के, चीफ मिनिस्टर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास लेजिस्लेशन है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। बाकी अदर यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे तो ये कंप्राइज करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अलग वाइस चेयरपर्सन जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि एंजॉय करते हैं रैंक कैबिनेट मिनिस्टर की। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं ये एंजॉय करते हैं रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 होते हैं, एक लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से या अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से, और ये इन एन ऑफिशियो कैपेसिटी। और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि रोटेशन पे होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि मेंबर होते हैं 4 यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के, जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
सीईओ होते हैं जो कि अपॉइंट करे जाते हैं पीएम के द्वारा एक फिक्स टेन्योर के लिए। कौन सी रैंक पे? सेक्रेटरी की रैंक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मतलब एक तरीके से जो सेक्रेटरी होता है उसी तरीके से सीईओ होते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं कि जो केस रिलेटेड थे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से। तो अब जैसे चंपाकरम दोराई राजन केस 1915 का, गोलकनाथ केस, ये तो केस ऐसे हैं यार, ये तो आपको रटे हुए होंगे, तो इसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा। कुल मिला के इतना ध्यान रखो, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस थे ये भी। केशवानंद भारती केस 1973 का। उसके बाद मिनर्वा मिल केस भी उसी से रिलेटेड। ठीक, मेनका गांधी केस इससे रिलेटेड नहीं है, वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। आईआर कोयलो केस जो कि रिलेटेड है शेड्यूल नंबर 9 से। ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसलिए अब तो डिटेल में नहीं करूँगा इसको डिस्कस, खासकर केशवानंद भारती केस को। ओके, नेक्स्ट 16 वाला जो आर्टिकल 355 वो इम्पोज होता है, मतलब इम्पोज कर देता है एक ड्यूटी सेंटर पे कि वो इंश्योर करेगा गवर्नमेंट, मतलब इंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट है हर एक राज्य की वो कैरी आउट हो रही कर रही है फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और ये ड्यूटी है उसी की कि वो चीज़ों को चेक करे। और आर्टिकल 356 के तहत अगर कोई भी ऐसा उसको लगता है कि मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही है तो गवर्नर आके इन्फॉर्म करता है सेंटर का, फिर सेंटर प्रेसिडेंट को बोलते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। और इसके अंदर में क्या हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल जैसे इम्पोज होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर देता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड करी जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और जो स्टेट गवर्नर है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वो कैरी आउट करते हैं स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी हेल्प के साथ? चीफ सेक्रेटरी की हेल्प के साथ और ऑफ द स्टेट, और एडवाइज़र जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसी वजह से जो एंड दिस इज़ द रीज़न जो ये प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 वो इसको पॉपुलरली जाना जाता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। फर्दर जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर देता है, डिजोल्व कर देता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और जो पार्लियामेंट है वो पास कर देती है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट को भी। जो प्रेसिडेंट है उनका हैज़ नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। प्रेसिडेंट रूल का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता फंडामेंटल राइट पे सिटीजन के। और ये नोट करने वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कैन नॉट एज्यूम टू हिमसेल्फ, मतलब वो सारी पावर अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं कंसर्न स्टेट की। ठीक, और हाई कोर्ट वगैरह की ये सस्पेंड कर सकते हैं प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि सब चीज़ों से रिलेटेड है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्टेटस है, पावर एंड फंक्शन है कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट की, वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो नहीं चल रहा हो, डजेंट मैटर, बट उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है किसमें? स्टेट हाई कोर्ट में। नेक्स्ट चल लेते हैं। अगर आप देखें तो अगर कोई भी बिल जो है वो पास कर दिया जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाई कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वेयर नेसेसरी, जहाँ पे मतलब जब भी ज़रूरत होती है, तो जो बिल है वो प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के लिए असेंट के लिए, और जो प्रेसिडेंट है वो असेंट देता है बिल को, और ही कैन नाइदर होल्ड इज असेंट टू द बिल, और मतलब कुल मिला के ये है कि वो अपनी असेंट देंगे। ठीक, उसको वो जो असेंट है वो देनी ही पड़ेगी। और ये तो मतलब वो होल्ड करके भी नहीं रख सकते हैं बिल को, रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को। ठीक, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने ओब्लिगेटरी बना दिया था प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे असेंट देना। आगे देख लेते हैं ये गोलकनाथ केस वगैरह, ये सारी चीज़ अब दोबारा नहीं पढ़नी है। तो जो प्रेजेंट पोजीशन है पार्लियामेंट के अंदर, जो आर्टिकल 368 की वो अमेंड कर सकता है किसी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, बट वो ये कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करता रहेगा कि भाई कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, वो उसकी एक सोल अथॉरिटी है। नेक्स्ट की जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन सेंस कि वो डायरेक्टली इस्टेब्लिश करेगी आर्टिकल 338 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सारे मैटर जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड से एससीज के, और जो इंक्वायर कर सकती है कि स्पेसिफिक कंप्लेंट में जो कि किससे रिलेटेड है, डेप्रिवेशन ऑफ राइट से रिलेटेड है एंड सेफ गार्ड से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के। और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? एडवाइस कर सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एससीज एंड इवेल्यूएट कर सकती है प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और स्टेट, और ये प्रेजेंट करती है टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली
and at such other times as it may deem fit, report upon working of those safeguard. और जो कमीशन है वो रिक्वायर करता है क्या कि वो डिस्चार्ज कर देता है सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ठीक. चार्टर एक्ट 1853 यानी कि ये लास्ट चार्टर एक्ट था इस सीरीज में. आपको पता है फिर उसके बाद 1857 में दंगे हो गए थे, फिर तो चार्टर एक्ट थे वो आने बंद हो गए थे. तो फीचर क्या है इसका कि इसने सेपरेट कर दिया था पहली बार लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल की काउंसिल के प्रोवाइड करा था एडिशन 6 न्यू मेंबर्स का, जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोलते हैं, टू द काउंसिल. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एस्टेब्लिश कर देता है एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अगर आप देखेंगे विच कम टू जिसको हम बाद में जानते हैं किस नाम से, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से. और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो फंक्शन करती है एज अ मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि वो अडॉप्ट करती है सेम प्रोसीजर जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है. और जो लेजिस्लेशन है जो पहली बार वो ट्रीट करा जाता है कि स्पेशल फंक्शन गवर्नमेंट को रिक्वायर करता है कि स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस. जो इंट्रोडक्शन है लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो जो 4 ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो कि अपॉइंट करे गए थे लोकल यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के. तो जो एक ओपन कंपटीशन था यूनियंस फॉर सिविल सर्वेंट ऑल्सो, यानी कि जो सिविल सर्विसेज थी ओपन कर दी गई थी इंडियंस के लिए भी. इंट्रोडक्शन करा गया था ओपन कंपटीशन का फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट. और मैकॉले कमेटी जो कि अपॉइंट हुई थी 1884 में. ठीक. एक्सटेंशन हुआ था कंपनी के रूल का, और जो कंपनी था उसको अलाउ कर दिया गया था कि वो पोजीशन रिटेन कर सकती है इंडियन टेरिटरीज पे ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. और कोई भी जो स्पेसिफिक पीरियड था इंडिकेट नहीं करता था टर्मिनेशन को लेकर कंपनी के रूल के एट पार्लियामेंट डिस्क्रिशन. और लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला लेजिस्लेटिव काउंसिल में. अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को अपॉइंट करा गया था लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. विदाउट, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि लिबर्टी और इक्वलिटी में क्या मतलब रिलेशन है, तो आपको बता देते हैं कि जो विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी जो है वो प्रोड्यूस करती है वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी. यानी कि इक्वलिटी के बिना जो लिबर्टी है वो एक अपनी सुप्रीमेसी जमा सकती है कुछ के ऊपर, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, कुछ की सुप्रीमेसी हो सकती है काफ़ी लोगों के ऊपर. ये डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी स्पीच में भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जो कि एम्फोसाइज करते हैं इंटरडिपेंडेंस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी का. उन्होंने स्टेट करा था विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी. इतना ही ध्यान रख लो, ज़्यादा नहीं घुसना है अंदर. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यूएस सेक्रेटरी जो स्टेट लियोड ऑस्टिन थे, उन्होंने अनाउंस करा एक जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, जो कि रिलेटेड है सेफ मूवमेंट से शिप के रेड सी के अंदर में. ठीक, तो इतना ध्यान रख लेना इसमें. आर्टिकल 368 वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हो सकता है 3 तरीकों में. अमेंडमेंट हो सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट से, स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की, और रेटिफिकेशन होना चाहिए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. तो अगर जो प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि रिलेटेड है फेडरल स्ट्रक्चर से पॉलिटी के, उनको अमेंड करा जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट की, एंड ऑल्सो किसकी कंसेंट से, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी. इफ़ एक या उससे ज़्यादा जो और ऑल द रिमेनिंग स्टेट जो कि टेक नो एक्शन ऑन द बिल, इट डजेंट मैटर. तो जो मूवमेंट है हाफ ऑफ द स्टेट्स का वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो जाती है. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हैव नो इफेक्टिव मतलब उसका एज सच कोई भी टेक अवे नहीं है किसमें रेटिफिकेशन में रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग. इस रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो बिल है असेंबली का वो प्रिवेल करता है ओवर डेट ऑफ काउंसिल, यानी कि काउंसिल का उसमें मतलब मत देना कोई ज़रूरी है नहीं. और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जो काउंसिल है वो कंपल्सरीली कोई एक प्ले नहीं करती हैं रोल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पैसेज में. ये जो ओनली उस टाइम पे पिक्चर मारती है जिस टाइम पे जो बिल है वो रिलेटेड होता है किससे, फेडरल प्रोविज़न से. मतलब जो ये फेडरल प्रोविज़न को अमेंड करने की जो
पावर होती है एक तरीके से, या उसमें कोई भी छेड़छाड़ करी जा रही है। लाइक अगर कोई भी बिल जो है वो पास कर दिया जाता है बाय बोथ हाउसेस, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा रेटिफाई कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जब भी ज़रूरी होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो फिर प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी असेंट ज़रूर देना चाहिए, और जो 24th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसने डिस्क्राइब करा था, और वो विद होल्ड करके नहीं रख सकता है असेंट, और ना ही वो रिटर्न कर सकता है बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के। और जो प्रेसिडेंट है उसके पास एज अ कंपल्सरीली रोल है इसके पैसेज में, यानी कि प्रेसिडेंट को कंपल्सरीली उसको पास ही करना पड़ेगा। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि अपॉइंट करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर हिज हैंड एंड सील, और जो होल्ड कर सकते हैं ये जो ऑफिस है, ठीक, वो कितने साल का, 4 साल के लिए, या जब तक वो अटेन न कर लें एज 65 ईयर्स की, जो भी पहले हो जाए, या तो 4 साल या तो 65 साल, ठीक। और जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और किसी भी विजिलेंस कमिश्नर को ऑफिस से अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, कि अगर वो इंसॉल्वेंट है या कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस को लेके, या वो इंगेज होता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या अनफिट होता है वो इफ़ ही इज़ अनफिट और कंटिन्यू करता है ऑफिस बाय द रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। ओके, ये जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और एनी किसी भी विजिलेंस कमिश्नर को किस ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर वगैरह के ग्राउंड पे या इनकेपेसिटी के ग्राउंड्स वगैरह पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड, ठीक। मतलब नेशनल इमरजेंसी के समय पे जो सेंटर है वो एंटाइटल है कि वो दे सकता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को किसी भी मैटर पे। लेजिस्लेटिव में अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की, वो सस्पेंडेड नहीं होती हैं, और ये सब्जेक्ट है टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंशियल अगर आप देखें जो प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ओके, जो रोल है कैग का ऑडिट करने में पब्लिक कॉरपोरेशन का वो लिमिटेड है। ब्रॉडली बोला जाए तो जो रिलेशनशिप है विद द पब्लिक कॉरपोरेशंस वो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, यानी कि जो कुछ कॉरपोरेशन है वो ऑडिट करी जाती हैं टोटली एंड डायरेक्टली कैग के द्वारा में, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया या ओएनजीसी हो गया, और कुछ जो कॉरपोरेशन है वो ऑडिट करी जाती है प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स के द्वारा जो कि अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्ट करके कैग के साथ। इफ़ अगर ज़रूरी हो तो जो कैग है वो कंडक्ट कर सकता है एक सप्लीमेंट्री ऑडिट। एग्जांपल जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड अदर्स। कुछ जो अदर कॉरपोरेशन है वो सब्जेक्ट हैं टू प्राइवेट ऑडिट्स। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए तो जो इनका जो ऑडिट है वो करा जाता है एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा, प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स के द्वारा। एंड जो कैग है वो पिक्चर में नहीं आता है इस केस में, और ये सबमिट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट डायरेक्टली किसको, पार्लियामेंट को। एग्जांपल देखे जाएँ इस कॉरपोरेशन के तो क्या, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या इसके अलावा भी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें ये अरेंजमेंट के लिए था कि भाई गोवा कब आज़ाद हुआ, फिर नागालैंड वगैरह, सिक्किम वगैरह, ये सब तो मैं आपको बता देता हूँ। इन 1987 गोवा अगर आप देखें तो वो 1961 में पुलिस एक्शन के थ्रू, मतलब क्या हो गया था, वो पुर्तगीज़ को हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था उसको एज अ यूनियन टेरिटरी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लागू करके 1962 में। लेकिन 1987 में गोवा को एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था तभी। 63 में जो स्टेट था नागालैंड का वो फॉर्म करा गया था नागा हिल्स एंड यूएनसांग एरिया को लेके असम से। 1966 में जो स्टेट ऑफ पंजाब है उसको बाइफरकेट करा गया था क्रिएट करने के लिए हरियाणा को एज अ 17 स्टेट इंडियन यूनियन का यूनियन टेरिटरी का एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। और ये जो फॉलो करता है डिमांड को फॉर सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सभा जो कि रेस करी गई थी अकाली दल के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। 1974 में जो सिक्किज़ में उसने एक्सप्रेस करा था अपने डिज़ायर को फॉर ग्रेटर एसोसिएशन इंडिया के साथ। कॉन्सिक्वेंटली जो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 को उसने इनेक्ट करा था
वो इनेक्ट हुआ था और सिक्किम को एक फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया था, ठीक, इंडियन यूनियन का। इन अक्टूबर 1953 तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको फोर्स करा गया था कि वो क्रिएट करे एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, और वो बना था फिर कौन सा, आंध्र प्रदेश सेपरेट होके, मतलब तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास स्टेट से। और अगर आप देखें तो ये क्यों हुआ था ऐसा क्योंकि डेथ हो गई थी पोट्टी श्री रामुलू की, जो कि एक कांग्रेस पर्सन थे, जो कि 56 दिन की स्ट्राइक पे बैठे थे, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो क्रिएशन है आंध्र स्टेट का, उसकी जो आंध्र स्टेट का उसने इंटेंसिफाई कर दी थी डिमांड अदर रीजन से भी क्रिएशन के रिगार्डिंग स्टेट्स का लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और इसने फोर्स करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो अपॉइंट करे एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, किसकी चेयरमैनशिप में, फजल अली की, और रीएग्जामाइन करे होल क्वेश्चन को। और इसके अदर 2 मेंबर्स थे जैसे के.एम. पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू, और इसने सबमिट करी थी रिपोर्ट सितंबर 1955 में, एंड ब्रॉडली एक्सेप्ट करा था लैंग्वेज को एक बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बट उसने रिजेक्ट करी थी थ्योरी 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाली। और इट्स व्यू वो स्टेट की जो यूनिटी ऑफ इंडिया है वो रिगार्ड करी जाएगी एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रिड्रॉइंग द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट, ओके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इन एडिशन टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने परफॉर्म करे फॉलोइंग फंक्शन, जैसे उसने रेटिफाई करा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडिया की मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, अडॉप्ट करा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को, अडॉप्ट करा नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, अडॉप्ट करा नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को, इलेक्ट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के 24 जनवरी 1950 को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने काफ़ी सारे मतलब 3 चेंजेस करे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पोजीशन में, कि जो असेंबली है वो एक फुल सॉवरेन बॉडी बन गई थी, ठीक, वो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन। जो असेंबली है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी, ठीक, ओके। नेक्स्ट आयरन और माइनिंग इन इंडिया अगर देखा जाए तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने पब्लिश करी थी एक स्टडी जिनने कि एग्जामाइन करा था कंपटीशन आयरन और मार्केट में, और जो आयरन और है वो प्रीडोमिनेंटली कंपोज करती है आयरन ऑक्साइड को, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं, ईल्ड्स मेटेलिक आयरन जिस टाइम मतलब हमको आयरन मिलता है जिस टाइम पे हम हीट करते हैं विद द रिडक्टेंट। जो सीसीआई है वो उसकी जो स्टडी है वो शो करती है इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी आयरन और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है 7% ग्लोबली, एंड रैंक करती है एज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर आप देखेंगे तो ये मयूरभंज के अंदर जो गोवा, दुर्ग, चंद्रपुर, रत्नागिरी, गोवा, चित्रदुर्ग, कुंद्रमुख, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु, बल्लारी, बैलेडाला, ये सारी आयरन और माइंस हैं, ठीक। 31 का है क्या मतलब, ये 31 क्वेश्चन है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आते हैं, तो आर्टिकल 23 एंड 24 आते हैं। उसमें ऑप्शन था कि 22 भी आता है क्या, नहीं, 19 से 22 तक तो राइट टू फ्रीडम आता है। वाइट गुड्स इसमें बता देते हैं, देखो वाइट गुड्स क्या होता है बेसिकली, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसने प्लानिंग करा टू अंडरटेक अ थर्ड पार्टी असेसमेंट करा जाए किसका, पीएलआई स्कीम्स का इन द वाइट गुड सेगमेंट। तो वाइट गुड्स क्या होते हैं बेसिकली, ये रेफर करते हैं एक हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल और लार्ज होम अप्लाइंसेस को, जो कि ट्रेडिशनली अवेलेबल हैं ओनली इन वाइट, एग्जांपल जैसे वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स वगैरह। कुछ अदर टाइप ऑफ गुड्स होते हैं जैसे वेबलन गुड, यानी कि इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, उनकी एक्सक्लूसिविटी को देख के, ड्यू टू देयर एक्सक्लूसिविटी। गिफन गुड, यानी कि जो इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है जिस टाइम पे जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू लैक ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर देम, यानी कि उनका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। यार गेहूं का कोई सब्सटीट्यूट थोड़ी है, रोटी की जगह कोई और चीज़ थोड़ी ले सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन फिर आपको रोटी खानी पड़ेगी। सिन गुड, यानी कि कंसिडर करे जाते हैं हार्मफुल फॉर दिस सोसाइटी, तो ये जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो गया। नेक्स्ट की जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अभी आर्टिकल 1, 2, 3 ये सब हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, बट बता देते हैं। तो जो इंडियन टेरिटरी है वो कैन बी सीड टू अ फॉरेन टेरिटरी, वो सिर्फ अमेंड करके ही कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, यानी कि कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट, यानी कि कुल मिला के ऐसा समझ लो कि वो अपनी टेरिटरी को अगर देना है तो वो 9th
मतलब कुल मिला के 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही दे सकते हैं। जैसे 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में वो इनेक्ट हुआ था ट्रांसफ़र करने के लिए से टेरिटरी टू पाकिस्तान। दूसरी तरफ जो कोर्ट है 1969 में उसने रूल करा कि जो सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, उसको रिक्वायर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और ये सिर्फ करा जा सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, एंड ये इन्वॉल्व नहीं करता है सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक। 34 का अगर आप देखें तो जो रिट है हेबियस कॉर्पस की वो इशू होती है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि इन दोनों के अगेंस्ट में हो सकती है। हेबियस कॉर्पस जो है इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और इशूड ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड, ये कभी इशूड नहीं हो सकती वेयर जहाँ पे जो डिटेंशन है लॉफुल और जो प्रोसीडिंग है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट के रिगार्डिंग, डिटेंशन जो है वो बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिटेंशन जो कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के। जो रिट है प्रोहिबिशन, वो जो रिट है प्रोहिबिशन की वो इशू करी जाती है ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के, और ये अवेलेबल नहीं होती है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। लाइक द 4 रिट्स, जो रिट है एक्यू वारंटो वो कैन बी शॉट बाय इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली बाय एग्रीवेट पर्सन। जो रिट है वो इशू होती है ओनली किस केस में, सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर जो कि क्रिएट करा जाता है स्टैच्यूट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ये इशू नहीं हो सकती इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। मैंडामस जो कि एक रिट है, मैंडामस जो कि इशू नहीं हो सकती है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के, या इन्फोर्स करने के लिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो कि नेसेसरी, मतलब डेट डज नॉट पोजेसेस स्टैट्यूटरी फोर्स, और जिस टाइम पे जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, या इन्फोर्स करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, या अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, या अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। ठीक। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस वगैरह, मतलब ये बता रखे हैं कि क्या क्या फीचर हैं हमारे, ये क्वेश्चन जो था। तो इसमें फेडरल फीचर में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये एक फेडरल फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है। ठीक। बाय कैमलरिज्म है। ओके। सिंगल सिटीजनशिप ये कोई फेडरल फीचर नहीं है। ठीक। इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये कोई एक फेडरल फीचर नहीं है। 36 का कि भाई आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैसे जा सकती है। ठीक। बाय रिनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, यानी कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का या फुल एज एंड कैपेसिटी में वो डिक्लेयर कर देता है, रिनाउंस कर देता है अपनी सिटीजनशिप को, या टर्मिनेशन करके, यानी कि जिस टाइम पे कोई भी इंडियन सिटीजनशिप वॉलेंटरीली एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप दूसरी किसी कंट्री की, तो उसकी जो सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। और ये जो प्रोविज़न है अप्लाई नहीं होता जिस टाइम पे वॉर चल रहा हो इंडिया का किसी कंट्री के साथ। ठीक। वाइड एप्रीवेशन, यानी कि जो जस्ट लाइक जैसे ये कंपलसरी टर्मिनेशन होता है इंडियन सिटीजनशिप का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस टाइम पे जो सिटीजन है वो ऑब्टेन कर लेता है सिटीजनशिप को बाय फ्रॉड, या सिटीजनशिप जो कि शो करती है डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो सिटीजन है वो अनलॉफुली ट्रेड होता है, कम्युनिकेट होता है विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। ये जो सिटीजन है द सिटीजन एज, यानी कि विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रेजिग्नेशन नेचुरलाइजेशन वो इम्प्रिजन हो जाता है 2 सालों के लिए। ठीक। जो सिटीजन है वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है आउट ऑफ इंडिया 7 सालों के लिए कंटिन्यूसली। 37 अगर देखा जाए तो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है इंडियन रिपब्लिक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है वो ऐड करा गया था प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में, और वर्ड इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ था। बब्बल बेबी सिंड्रोम जिसको हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी बोलते हैं, ये एक वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है इम्यून सिस्टम की, एक टाइप है प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी का जो डिसीज़ है इसको हम इज़ नोन एज लिविंग इन द बबल सिंड्रोम करके बोलते हैं। बिकॉज ये क्या है, ये बिकॉज लिविंग इन मतलब ये नॉर्मल एनवायरनमेंट पर आपको जीवित देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है बच्चों के लिए। SCID जो कि एक पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, यानी कि विदाउट ट्रीटमेंट जो बेबीज़ हैं वो आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव पास्ट देयर फर्स्ट बर्थडे,
ये जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, ना कि, और जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट। उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट दे रखा था क्वेश्चन के ऑप्शन में। SCID जो कि बेबीज़ हैं वो एक्सट्रीमली सस्पेक्टेबल हैं टू इन्फेक्शियस, बिकॉज इनका जो इम्यून सिस्टम है वो सीवियरली कॉम्प्राइज्ड करता है नॉन फंक्शनल। 39 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, जो कि 25 से 28 के बीच में है। ये तो आपको फंडामेंटल राइट है, ये तो आपको पता ही होंगे। यानी कि कोई अपना किसी भी धर्म को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भाई। और ये एलियन सिटीजन को भी एप्लीकेबल है, फॉरेन नेशनल को भी, ठीक। और ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो इंक्लूड करता है कि वो मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ वो उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट वही है कि फोर्सफुली नहीं होना चाहिए कन्वर्जन। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी और मैं वो आगे तक कर दिया था, बट चलो मैं ठीक है, मेरे हिसाब से मैं 40 क्वेश्चन तक कर दिया था। 41 वाला जो था ये था कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, कि मतलब इनमें से कौन से जो कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, ठीक। मतलब जो अदर डेमोक्रेसीज हैं फंडामेंटल राइट उनमें कैसे हैं, यहाँ पे कैसे, उस तरीके से। यूरिया गोल्ड जो कि ध्यान रख लेना, CCE ने अप्रूव कर रहा था यूरिया गोल्ड का। ये क्या करता है, ये एक मतलब एक नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज करता है फर्टिलाइजर को। जनरली प्रिपेयर करा जाता है कोटिंग करके, प्री हीट करके यूरिया के ग्रैन्युअल्स को मोल्टन सल्फर के साथ। सल्फर कोटिंग जो कि इंश्योर करता है एक मोर ग्रेजुअल रिलीज करता है नाइट्रोजन का, ये इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कर देता है फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन फर्टिलाइजर की, एनहेंस करता है सॉइल की हेल्थ वगैरह को भी, ठीक। और ये रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह इन सबको। ये वाला जो क्वेश्चन था ये FIU INT से रिलेटेड था। ये एक शोकोस नोटिस कराइने 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को। ये 18 नवंबर 2004 में ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी बनाई गई थी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि रेस्पॉन्सिबल है रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिसमिनेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वगैरह से रिलेटेड। ये वर्क करते डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि कलेक्ट करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंसेस। FIU IND जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि रिपोर्टिंग करते हैं डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि ऐड करी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट बॉडी है, और इसके जो मेंबर हैं उनको रिमूव करा जा सकता है, जैसे जज को रिमूव करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के। हालांकि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता। मतलब इन द सेंस कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ये ऐसे नहीं कि जब तक प्रेसिडेंट आएंगे जब तक ये रहेंगे, हटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है, ठीक। रीअपॉइंटमेंट मतलब हो सकता है, सच कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सच कि जो फर्दर अपॉइंट करा जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको डिबार्ड नहीं है कि अगर कोई रिटायर्ड हो गए हैं इलेक्शन कमिश्नर तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड रिपोर्ट 2024 की, जो कि पब्लिश करी गई है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। ये ध्यान रख लेना। ये कमीशन जो कि ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एस के धर कमीशन था, JVP कमेटी थी, फिर फजल अली बैठा है। एस के धर जो था मतलब उसने डिमांड करा था फ्रॉम, मतलब वही जैसे साउथ इंडिया में डिमांड बढ़ गई थी जैसे ये लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वगैरह बनने के लिए। फिर JVP कमेटी बैठी, उसने रिजेक्ट ही कर दिया था कि सीधा भाई ऐसा नहीं हो सकता है। फिर फजल अली कमीशन बैठा, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, तो फिर और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया अलग लोगों की डिमांड की लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनना चाहिए। हालांकि इसने पूरा रिजेक्ट ही कर दिया था, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, हालांकि लैंग्वेज बेसिस हो सकता है स्टेट का। 47th वाला की यही है कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और जो इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में समझा गया। ये तो आपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा ही होगा, इसको अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है भाई साहब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह मतलब बोल सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन वोट नहीं कर सकता उसकी तरह, ठीक है। बाकी सारी इम्यूनिटी वगैरह मिलेंगी उसको जो भी MP को मिलती है। 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे तो अब नहीं हो सकती है, रिटर्न में रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट से, पहले अनरिटन हो सकता था। अप्रूव होना चाहिए इसका जो मतलब प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का पार्लियामेंट के द्वारा 1 महीने के अंदर में, जब से वो नेशनल इमरजेंसी इशू हो गई है। और प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी को उसको रिवोक करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय, ठीक। 50 वाला कि जो इसमें पूछा गया था कि भाई साहब बताना आपको फंडामेंटल राइट कौन सा है, तो इसमें एक फंडामेंटल राइट नहीं था कि जो पर्सन है वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी को अपने पेरेंट्स से। मतलब ये नहीं बोल सकता आप जाके ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, मेरा फंडामेंटल राइट है एज सच, ठीक।
तो नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो 51 वाले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात करेगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये मतलब कहाँ से क्या लिया गया। फेडरल स्कीम वगैरह, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा वहीं सही है, ठीक। और रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पता ही है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की, ठीक। और जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का, रिमूवल जो सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का जजेस का। इस कॉन्स्टिट्यूशन से वही है आपका डीपीएसपी, ओके। और कैनेडियन से है फेडरेशन, जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा उसमें, और बाकी जितनी भी रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास होंगी। अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नर्स का सेंटर के द्वारा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। जॉइंट सिटिंग जो है दोनों सदनों के पार्लियामेंट के। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से जर्मनी के क्या लिया गया, सस्पेंशन जो है फंडामेंटल राइट का इमरजेंसी के समय। सोवियत यूनियन जो कि रशिया, आज फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल प्रीएम्बल में। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिकन आइडियल्स जो है वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर जो अमेंडमेंट करने का। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया, ठीक। मैं अब देखो इसमें या क्या ऑलरेडी इसमें हाईलाइटेड पार्ट्स हैं तो मैं उनको सीधा सीधा पढ़ के बताते रहूँ, मैं पेन से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। इफ़ अगर आपको ऐसा नीड लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही कर दूंगा, ओके। जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 का, उस वो जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिएट होता है, और उसी से हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्रिएट होता है। स्टेट के अंदर में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो इंक्वायर करता है वायलेशन में ह्यूमन राइट्स के किस रेस्पेक्ट में, जो भी मेंशन्ड है हमारे स्टेट लिस्ट में, लिस्ट 2 में और कॉन्करेंट लिस्ट 3 में, ठीक। और इनके जो चेयरपर्सन एंड जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। और जो कमीशन है उसके पास पावर है रेगुलेट करने के उसके प्रोसीजर को, इसके पास पावर है सिविल कोर्ट की एंड प्रोसीडिंग कर सकता है जैसे जुडिशियल करेक्टर होता है वैसे ही। और अगर आप देखें नेक्स्ट, तो जो जुडिशरी है, जुडिशरी एडवांस थ्योरी, मतलब वही बेसिक स्ट्रक्चर वाली है कि भाई सब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए, तो ये एक लिमिट सेट कर देता है पार्लियामेंट की पावर पे अमेंड करने के कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मतलब से स्टेट कोई भी जो अमेंडमेंट है वो कैन वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि वो उसको वॉयलेशन नहीं करना चाहिए आपके बेसिक स्ट्रक्चर को, चाहे आप कितने भी कुछ भी कर लें। वो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि कौन सा लॉ जो है आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारा डिसीजन वही करेगा। अगेन ये वमन राव केस जो 1981 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अडेयर कर रहा था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसने फर्दर क्लासिफाइड करा था कि अप्लाई होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो कि इनेक्ट हुए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद में, जैसे ही ये केशवानंद भारती केस हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, जो फाइनेंस कमीशन वो कंसिस्ट करता है चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर जो कि अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को डिटरमाइन करे क्वालिफिकेशन मेंबर्स की कमीशन के एंड द मैनर जिसमें वो सेलेक्ट करे जाएंगे, मतलब सेलेक्ट होंगे किस तरीके से। तो जो चेयरमैन है वो एक पर्सन होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, एंड जो 4 अदर मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, यानी कि जो जज है एक तरीके से मतलब वो जज बनने के काबिल होने चाहिए, ठीक। हाई कोर्ट के जो पर्सन है वो स्पेशलाइजेशन नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट की गवर्नमेंट के। एक जो पर्सन है उसको वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। एक जो पर्सन है उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की भी, ठीक। थोड़ा सा तबीयत का इशू है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब एडजस्ट करना, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कब आई थी, आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एडविन सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन करा। 51A आर्टिकल में मेंशन है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में एक और एडिशन हुआ था एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक। 56 वाला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अमेंडमेंट से रिलेटेड कि किस तरीके से अमेंडमेंट करना है किस तरीके से नहीं, यानी कि जो कोई बिल है जो अमेंड करता है फेडरल प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेटिफाइड करा जाना चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक। और वो जो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि अमेंड हो सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू दोनों सदनों के द्वारा पार्लियामेंट के, जो कि आर्टिकल 368 में काउंट नहीं करे जाएंगे, जैसे कि एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट करना, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना, न्यू स्टेट का ऑल्ट्रेशन करना, एरियाज का बाउंड्रीज का और नेम्स का, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एबोलिशन करना, क्रिएशन करना और लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट में। और जो सेकंड शेड्यूल है एमेंडमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस से रिलेटेड, और कोरम से रिलेटेड जो पार्लियामेंट में सैलरीज एंड अलाउंसेस से रिलेटेड जो मेंबर्स के पार्लियामेंट में,
रूल ऑफ प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में, प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट का और जो मेंबर्स हैं और उसकी कमेटी है। नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट उसने डायरेक्ट करा सेंटर को एंड सेबी को भी इन्वेस्टिगेट करे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर शॉर्ट सेलिंग जो कि हार्म कर रही है इन्वेस्टर का। शॉर्ट सेलिंग यानी कि इन्वॉल्व करता है एक सेलिंग करना है स्टॉक का जो कि ऑन नहीं करे जाते हैं एज द टाइम ऑफ ट्रेड, और इसके जैसे क्या होता है, एक प्राइस डिक्रीज होता है, सेलर्स जो है वो बोरो करते हैं स्टॉक्स को सेल करने के लिए एंड फिर उनको बाय करते हैं लोअर प्राइस पे प्रॉफिट बनाने के लिए। सेबी ने परमिट कर रखी है शॉर्ट सेलिंग बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि डिलीवर करता है सिक्योरिटीज ड्यूरिंग सेटलमेंट। ये प्रोसीजर से रिलेटेड है अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 368 में ये चीज़ बार बार हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो भाई साहब इसको तो मैं बार बार नहीं बताने वाला, इसको आप अब खुद देख लो। ऊपर से अब तक 3-4 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल एक प्रपोज्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है जो कि कैपेबल करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीमीडिया कंटेंट को कंज्यूमर्स के स्मार्टफोन में विदाउट रिक्वायरिंग कोई भी एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। और जो D2M ब्रॉडकास्ट है ये 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया पेपर जो कि पब्लिश कर गया IIT कानपुर के द्वारा 2022 में। इट इज़ नोटेड कि जो करंटली अवेलेबल मोबाइल डिवाइसेस हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, बिकॉज ये रिक्वायर करती है ATSC 3.0 स्टैंडर्ड। ये रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट वर्जन एडवांस टेलीविजन सिस्टम कमेटी स्टैंडर्ड्स का, जो कि डिज़ाइन है डिफाइन करने के लिए हाउ टेलीविज़न जो कि किस तरीके से सिग्नल्स को मतलब ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट एंड केबल नेटवर्क, जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं इंटरप्रेटेड होते हैं डिवाइसेस के द्वारा। ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है ब्रॉडबैंड का एंड ब्रॉडकास्ट का, जो कि यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को और कैप्चर करते हैं टेरिटोरियल डिजिटल टीवी सिग्नल्स को। DTM टेक्नोलॉजी जो कि फंक्शन करती है एक मैनर में अकेन टू लिसनिंग टू FM रेडियो ना स्मार्टफोन, जहाँ पे जो रिसीवर है वो टैप करता है इनटू रेडियो फ्रिक्वेंसी। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, डिप्राइव कर दिया था गवर्नर्स को बॉम्बे एंड मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स को, उनकी एंड कर दिया था एक्टिविटीज़ को ईस्ट इंडिया कंपनी के एज ए कमर्शियल बॉडी, जो कि बाद में एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और 1853 वाले ने इंट्रोड्यूस करा था पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दिसंबर 3 2004 जो कि ऑनवर्ड्स कोई भी जो पर्सन है जो कि बोर्न होता है आउटसाइड इंडिया तो वो सिटीजन नहीं हो सकता है भारत का बाय डिसेंट, जब तक कि उसका जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड ना हो एक इंडियन काउंसुलेट में 1 साल के अंदर में जब से उसका जन्म हुआ है, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। और जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की बर्थ के लिए माइनर चाइल्ड के टू एन इंडियन काउंसुलेट वो अकम्पनी करी जाएगी एक अंडरटेकिंग के द्वारा, जो कि राइटिंग में होगी फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ अ सच माइनर चाइल्ड दैट ही शी और डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ, मतलब वही है कि भाई साहब उसके पास कोई अदर कंट्री का कोई पासपोर्ट वगैरह सच नहीं है ये सब। ओके और जो कोई भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बर्थ के रिगार्डिंग माइनर चाइल्ड के इंडियन काउंसुलेट में वो कंपनी करी जाएगी अंडरटेकिंग के थ्रू। ये जो सारी चीज़ें ये तो अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ लिया, वही स्टेटमेंट पूछे गए थे। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री जो कि एक पार्ट बन जाती है इंडिया का फॉरेन टेरिटरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो स्पेसिफाई करेगी पर्सनस को जो कि वो उस टेरिटरी में रह रहे थे वो भारत का सिटीज़न बनाएंगे इनको, जैसे जो पर्सन थे वो सिटीज़न बन जाएंगे भारत के उसी डेट से जिस डेट से वो टेरिटरी बना हमारे। जैसा कि एग्जांपल जिस टाइम पे पौंडीचेरी पार्ट बना था भारत का तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर दी सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। पिट्स इंडिया 1784, तो ये जो था इसका क्या फीचर था, बेसिकली इसने डिस्टिंग्विश कर दिया था कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन में कंपनी का अलाउ कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि मैनेज करेंगे कॉमर्शियल अफेयर, और क्रिएट कर दिया था एक न्यू बॉडी जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को, एम्पावर करता बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइज करेंगे डायरेक्ट करेंगे जितने भी ऑपरेशन है सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट की, और रेवेन्यूज से रिलेटेड ब्रिटिश पोजेशन के रिगार्डिंग इंडिया में। और इसके दो रीजंस थे क्या कि जो कंपनी जो टेरिटरीज थे भारत में वो पहली बार उनको ब्रिटिश पोजेशन इंडिया बोला गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी अफेयर्स के ऊपर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंडिया में। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो जो फॉलोइंग 4 कैटेगरीज हैं पर्सन की जो कि सिटीजन बन सकते हैं भारत के, आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 6 में और आर्टिकल 7, 8 में इट इज़ मतलब जो बता रखे हैं 26 जनवरी 1950 में जो कोई भी पर्सन जो कि डोमिसाइल है भारत में वो फुलफिल करता है उनमें 3 में से कोई भी कंडीशन की, अगर वो बोर्न हुआ भारत में या उसके कोई भी जो पेरेंट्स है वो बोर्न हुआ इंडिया में या ऑर्डिनरी लीव रेसिडेंट हो भारत का 5 साल
तक इमीडिएटली जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ है तो वो सिटीजन बन सकता है भारत के। आर्टिकल 5 में आर्टिकल 6 में कोई भी जो पर्सन माइग्रेट हुआ है भारत पाकिस्तान से वो भारत का सिटीजन बन सकता है इफ अगर उसके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है वो बोर्न हुआ एंड डिवाइडेड इंडिया में और वो फुलफिल करते हैं दो में से कोई सी एक कंडीशन की। पहला कि भाई साहब वो इन केस वो माइग्रेट हुआ इंडिया में जुलाई 1948 से पहले तो वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है इंडिया में जब से अपनी डेट जो माइग्रेशन की तब से, और सेकंड की जिस टाइम पे माइग्रेट हुआ भारत में ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 तो वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड होगा ओनली इफ़ जो है वो रेजिडेंट होगा इंडिया में फॉर 6 मंथ। आर्टिकल 7 के जो कोई भी जो पर्सन माइग्रेट हुआ पाकिस्तान में इंडिया से आफ्टर 1 मार्च 1947 बट बाद में रिटर्न हुआ इंडिया में रिसेटलमेंट के लिए तो वो बन सकता है भारत का सिटीजन। फॉर दिस उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा भारत में 6 मंथ के लिए प्रेसिडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 8 कि जो कोई भी पर्सन है और एनी ऑफ हुज जो भी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है वो बोर्न हुए एंड डिवाइडेड इंडिया में बट जो कि ऑर्डिनरली रिसाइड हुआ आउटसाइड इंडिया वो बन सकते हैं भारत का सिटीजन इफ़ जो है वो रजिस्टर्ड है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंस वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका जो प्रोविज़न है वो कवर करता है ओवरसीज इंडिया को जो चाहते हैं एक्वायर करना इंडियन सिटीजनशिप। 65 IMD से रिलेटेड है नहीं इंडियन डेलीगेशन जो था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसेंटली उसने विजिट करा 30 मीटर टेलीस्कोप साइट को हवाई में जो कि माउना किया में है। जो 30 मीटर टेलीस्कोप है वो एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि बिल्ड करता है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड लार्ज टेलीस्कोप वर्ल्ड में। जो प्रोजेक्ट है वो एक रिजल्ट है इंटरनेशनल पार्टनरशिप का बिटवीन इंडिया कनाडा चाइना जापान एंड इंस्टीट्यूट का फ्रॉम द USA। ये प्रोवाइड नहीं करता अनपैरेलल्ड रिजोल्यूशन विद TMT इमेजेस मोर देन 12 टाइम्स शार्पर देन दोज फ्रॉम द हबल स्पेस टेलीस्कोप। S2 बिलियन प्रोजेक्ट जो कि एक जॉइंट वेंचर है इन्वॉल्व करता 5 कंट्रीज को हैज़ बिन मार्ड बाय प्रोटेस्ट फॉर ओवर अ डिकेड। प्रपोज करा गया था साइट एट माउना किया जो कि कंसिडर करा जाता है सेक्रेट टू द आइलैंड इंडिजिनियस पीपल के लिए। इंडिया जो कि चाहता है इट टू बी शिफ्टेड आउट ऑफ प्रपोज्ड साइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वाइल जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड है डॉक्ट्राइन पे सेपरेशन ऑफ पावर की बिटवीन द टू ऑर्गन्स। ओके चलिए नेक्स्ट मेजर डिफरेंसेस क्या हैं ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो आर्टिकल 40 है 43 है 43 भी है 46 है 47 है 48 है ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक 47 है पूछा था इसमें कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल के आर्टिकल हैं। नेक्स्ट की जो इंडियन सऊदी अरेबिया उन्होंने साइन करा एक एग्रीमेंट एनुअल हज पिलग्रिमेजेस से रिलेटेड। पॉलिटिकल फीचर के लोकेटेड है मिडल वेस्ट और वेस्ट एशिया में। लार्जेस्ट कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला की बॉर्डर करती है जॉर्डन क्यूबत ईरान इराक LJE कतर ओमान एंड यमन। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज कौन सी पर्शियन गल्फ रेड सी। जोग्राफिकल फीचर्स रोबल अल खली जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट है जो कि पार्ट है लार्जर अरेबियन डेजर्ट का। अल्नाफट का हाईएस्ट माउंटेन पीक जबल साउदा। लार्जेस्ट कंट्री कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है। पर्शियन गल्फ जो कि कंट्री जो कि सराउंड करती है पर्शियन गल्फ को जैसे कि बहरीन ईरान इराक क्यूबेत कतर सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 69 यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में अंडर लेजिस्लेशन जो कि इनेक्ट करी गई थी पार्लियामेंट के द्वारा नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। और जो कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि कंसिस्ट करती है चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स को। और जो चेयरपर्सन है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा किसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या जज होगा सुप्रीम कोर्ट का या मेंबर होंगे शुड बी अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। ओके इन एडिशन टू दिस फुल टाइम मेंबर जो कमीशन है वो 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वगैरह इन सब के। और जो चेयरपर्सन मेंबर अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंडेशन पे 6 मेंबर कमेटी की जो कंसिस्ट करेगी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे उसको। स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे दोनों सदनों में। पार्लियामेंट के एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे।
रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसने विजिट करा कलराम मंदिर, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, पंचवटी एरिया में, नासिक के, महाराष्ट्र में, और ये बिल्ट हुआ था 1792 में। किसके एफर्ट से? सरदार रंगराव ओदेकर के। और ये टेम्पल जो कि सिचुएटेड है पंचवटी एरिया में, नासिक का जो टेम्पल है, जो कि ड्राइव करता है अपना नाम कहाँ से? ब्लैक स्टैच्यूट से। ब्लैक स्टैच्यू से राम के, और जो लिटरल ट्रांसलेशन है इसका क्या है कि काला राम का कि ब्लैक राम। ठीक। बी आर अम्बेडकर एंड मराठी टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट जो थे 1930 में, पंडुरंग सदाशिव शाह ने उन सबको साने गुरु, इनको साने गुरु जी के नाम, और जिनको साने गुरु जी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एगिटेशन लेड करा था डिमांड करने के लिए असेस फॉर दलित टू हिंदू टेम्पल्स। लोकायुक्त और लोकपाल से रिलेटेड है, जो जुरिस्डिक्शन है लोकपाल की वो इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप्स ABCD ऑफिसर्स जितने भी हैं ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के। लोकपाल जो कि कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। ठीक। और 50% जो मेंबर हैं लोकपाल के वो आने चाहिए कहाँ से? SC से एंड ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। ठीक। और सिलेक्शन है चेयरपर्सन का, एंड जो मेंबर है लोकपाल के वो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होने चाहिए, जो कंसिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड एक एमिनेंट जूरिस्ट जो कि नॉमिनेट करे जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस ऑन द बेसिस ऑफ किसके रिकमेंडेशन पे? फर्स्ट 4 मेंबर जो होंगे सिलेक्शन कमेटी के। 72 वही आर्टिकल 1 से रिलेटेड है, मतलब जो कि डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसके अंदर में क्लासिफाइड करे गए 3 कैटेगरीज, यानी कि एक तो वो टेरिटरीज जो कि भारत की है यूनियन टेरिटरीज, और जो कि टेरिटरी जो भी एक्वायर करी जा सकती हैं किसी भी समय भारत के द्वारा, तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइटर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज जो लेटर इंक्लूड करता है बाद वाला वो उन स्टेट को करता है जो कि फॉर्मली इंक्लूड करे गए हैं, नॉट ओनली उन स्टेट्स को, नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज को, एंड टेरिटरीज जो कि एक्वायर करी जा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्यूचर में कभी भी। जो स्टेट्स हैं वो एक मेंबर हैं फेडरल सिस्टम के, एंड जो शेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर के साथ, और जो यूनियन टेरिटरीज एंड जो एक्वायर टेरिटरीज ऑन द अदर एंड वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि जो मेन प्रोविजन है कंसिडर करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट की, जो प्राइमरी रीज़न है कि एक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुल मिला के आप उसको चेंज कर सकते हैं ना टाइम टू टाइम। 74 वाले में क्या है कि आर्टिकल 19 में डिफाइन कौन कौन सा हो सकते हैं। एक तो वही है कि भाई साहब डिफाइन इन द सेंस कि मतलब आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एक तो यार कि कोई भी लीक नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन, तो उस पर वो रेस्ट्रिक्शन है। स्पीच नहीं दे सकते हैं आम उठाने की, पब्लिक ऑर्डर के रेस्पेक्ट में इसको रेस्ट्रिक्शन माना गया है। ठीक। या जो कोई भी स्पीच दी गई है और वो हैम्पर करती है स्टेबिलिटी को गवर्नमेंट की लोकसभा में, पहली बात तो ये क्राइटेरिया में ही नहीं आती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट वही अमेंडमेंट से रिलेटेड है यार, आर्टिकल 368 के कैसे उसको अमेंड करा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो कोई भी जो बिल है वो प्रोड्यूस करा जा सकता है प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी, उसके लिए कोई भी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं प्रेसिडेंट की। ठीक है। इफ़ अगर जो बिल है वो अमेंड करता है फेडरल प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो ये रेटिफाइड करा जाना चाहिए लेजिस्लेचर के द्वारा, हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, और ये जो मेजोरिटी मेंबर्स की होगी जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में होंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताता है, जो कि ये हेड होते हैं किसके? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, ये गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के, एंड कंट्रोल करते हैं एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्री के दोनों लेवल पे, सेंटर एंड स्टेट। 149 इनको ऑथोराइज करता है कि ये क्या ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे एंड जो क्या इनकी पावर होंगी इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट के। और अगर आप देखें तो पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा था कैग के ड्यूटीज से रिलेटेड, कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971, और ये जो एक्ट है ये अमेंड हुआ 1976 में, और सेपरेट करा अकाउंट को फ्रॉम ऑडिट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो कैग है वो रिजाइन कर सकता है किसी भी समय पे अपने ऑफिस से, एड्रेस करके रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को, और ये रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द सेम ग्राउंड जैसे जो जज है सुप्रीम कोर्ट के वो रिमूव हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनको रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन जो कि पास हो टू डेट, जो कि इफेक्ट करा जाएगा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके। नेक्स्ट अगर आप देखें
तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरल एंड मतलब ड्यूअल पॉलिटी वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड था कि हाँ हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ये सब तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था बेसिकली जो आप कर सकते थे। 1919 का एक्ट से रिलेटेड है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, सेपरेशन पावर हुआ था, डायर की हो गई थी एट द प्रोविंशियल लेवल वगैरह, ट्रांसफर सब्जेक्ट आए थे, रिजर्व सब्जेक्ट आए थे। ठीक है, तो पता ही होगा आप लोगों को, और ये भी नहीं पता तो फिर टेस्ट कैसे लगा रहे हैं, है कि नहीं। ध्यान नहीं आता है वो अलग बात है, बट हाँ पता तो होगा, इतना तो मैं बोल रहा हूँ। बाइकैमरलिज्म था कि जस्ट लाइक जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोअर हाउस अपर हाउस, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया था इससे और लोगों के लिए भी, पहले तो मुस्लिम वगैरह के लिए था, फिर सिक्स इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन वगैरह इन सब के लिए भी। अदर प्रोविजन क्या ने क्रिएट कर दिया था कि न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर के लिए इंडिया के लंदन के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया था इसको, कुछ फंक्शंस जो कि परफॉर्म करे जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा भारत के लिए ने प्रोवाइड करा था। एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप होता है 1926 में। रिक्रूट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को इन्हें सेपरेट करा था फॉर द फर्स्ट टाइम। जो प्रोविंशियल बजट थे फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज करा था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इनेक्ट करने के लिए बजट्स को, इन्हें प्रोवाइड करा अपॉइंटमेंट। स्टैट्यूटरी कमीशन का रिव्यू करने के लिए वर्किंग 10 सालों के बाद। नेक्स्ट है कि जो 14th मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग है जो कि इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड थी, वो अभी कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक, ये प्रोवाइड करते हैं एक सोशल सिक्योरिटी इंडियन प्रोफेशनल्स को यूएस के अंदर में। और जो एक टोटलाइजेशन एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, वो एलिमिनेट कर देगा ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन इंडिया में एंड यूएस में। और जो टोटलाइजेशन एग्रीमेंट है इंडिया एंड यूएस के बीच में, वो एलिमिनेट करेगा एम्प्लॉयर्स को कि उनके पास फ्रॉम द बर्डन ऑफ मेकिंग ये कि ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी एंड कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग फॉर द सेम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो कि पोस्टेड है अदर कंट्रीज़ में। ठीक, नेक्स्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और ये डिटरमाइन करता है कि रिलेशनशिप अमंग पीपल जो कि रह रहे हैं टेरिटरी के अंदर जिनको हम सिटीजन बोलते हैं, एंड ऑल्सो एक रिलेशनशिप बताता है पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में। एंड फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लूड करता है कि प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ बेसिक रूल जो कि अलाउ करते हैं मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, और स्पेसिफाई करता है कि किसको पावर डिसीजन बनाने की सोसाइटी में डिसाइड करता है किस तरीके से गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। और ये सेट करता है कुछ लिमिट कि ऑन वॉट गवर्नमेंट जो कि इम्पोज कर सकते हैं ऑन इट्स सिटीजन। ये जो लिमिट्स हैं वो फंडामेंटल हैं इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट है वो नेवर ट्रेसपास ऑन देम। इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो फुलफिल करे एस्पिरेशन सोसाइटी कैन क्रिएट करे कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। 81 है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उनके लिए एडवोकेट जनरल जो कि अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ये एक पर्सन होते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं, जो कि अपॉइंट होते हैं जज ऑफ हाई, मतलब एडवोकेट जनरल कौन हो सकता है स्टेट का, जो कि एक जज बनने के काबिल हो हाई कोर्ट के। ठीक, और ये होल्ड करता है ऑफिस वही प्लेजर तक गवर्नर के। रिसीव करता है रेन्यूमरेशन एज द गवर्नर। ठीक, गवर्नर में डिटरमाइन जब तक कि मतलब जैसा उनके द्वारा डिटरमाइन करा गया है रेन्यूमरेशन कितना होगा, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं है। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये 1934 में आया था पहली बार। ये किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी नवंबर 1946 में, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू आई थी। ऑप्शन में दे रखा था वेबल प्लान, ठीक, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत था। इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही सारे चुन के आए थे, ऐसा गलत है। ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भी चूज करके आए थे। ठीक, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934। उसने बोला कि शायद कि आई थिंक स्टेटमेंट में कुछ था कि 1947 के बाद सारे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन वगैरह कुछ ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रखा था उसमें, तो इस वजह से वो गलत हो गया था आई थिंक। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, इसके कोर फीचर क्या है कि इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बेसिकली, जो कि सर्व करता है फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट इसके अंदर में, जो कि बट ये ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। डेमोक्रेसी जिस भी कंट्री में उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग डेमोक्रेसी हैं, बट उनके कुछ के अंदर में रिटर्न नहीं है, लेकिन तब भी इनमें डेमोक्रेसी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ये पार्ट है भाई, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक, ये भी एक पार्ट है, ओके, ये फीचर है, ठीक। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट ये स्ट्रिक्टली इसेंशियल नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। मेजर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के द्वारा ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर,
एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल के द्वारा ये जो कमेटी है इसके 5 सब कमेटीज है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी, माइनर सब कमेटी HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदौली जी के द्वारा, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी जो कि AB ठाकर के द्वारा, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेड करी जा रही थी, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सोवरेन है उसका मतलब कि इंडिया जो कि वो डिपेंडेंस नहीं है नॉर डोमिनियन है वो किसी अदर स्टेट पे, और ना ही कोई अथॉरिटी है वो विट इंडिया फ्री है कंडक्ट कराने के लिए अपने अफेयर्स को। और बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया जो कि आइदर वर्क कर सकती है फॉरेन टेरिटरी को सीट कर सकती है पार्ट टेरिटरी का इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। फीचर्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ऑल इंडिया फेडरेशन अगर देखा जाए तो ये एक्ट जो इन्हें प्रपोज करा एस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कि कंसिस्ट करता है प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट को एज अ यूनिट। हाउएवर ये जो फेडरेशन है ये कभी नेवर केम इन टू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिल जाती है। ये 1935 एक्ट के थ्रू आए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डायर की देखने को मिलेगी सेंटर पे, जो कि जो फेडरल सब्जेक्ट हैं डिवाइडेड है रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन देखने को मिलेगा, इसने एस्टेब्लिशमेंट करा था इसका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। फेडरल कोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, उसमें सारी ये पढ़ लेना भाई साहब, कौन कौन सी हैं कौन कौन सी नहीं, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक। जो ऑप्शन में दे रखी थी वो ये हाईलाइटेड है बट आपको सारी याद होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। डेनमार्क ने अनाउंस करा ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया इनिशिएटिव जो कि बूस्ट करेगा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दो कंट्रीज के बीच में सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग सेक्टर एंड एडवांस करेगा जॉइंट ग्लोबल गोल टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। एक पार्ट है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो कि साइन हुआ था 2020 में बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी के रिगार्डिंग ग्रोथ के रिगार्डिंग भारत में एनकरेज करके कोलेबोरेशन अमंग बिजनेसेस गवर्नमेंट एंटिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बोथ कंट्रीज। ये इंस्पायर्ड थे इनिशिएटिव्स के थ्रू लाइक इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप एंड जॉइंट R&D एफर्ट्स के द्वारा ऑन ग्रीन फ्यूल्स। मेन फीचर क्या थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के इन्हें एंड कर दिया था, ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर करा था इंडिया को इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को ये क्या हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, ठीक। एबोलिश कर दिया था ऑफिस वाइसरॉय का, एस्टेब्लिश कर दिया था गवर्नर जनरल दोनों डोमिनियन के लिए जो कि अपॉइंट करे जाएंगे ब्रिटिश किंग के द्वारा, एडवाइस पर रेस्पेक्टिव कैबिनेट्स की ग्रांट कर दी थी टेम्परेरी लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार ना हो जाए। एबोलिश कर दिया था ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इंडिया के, ट्रांसफर कर दिया था फंक्शन कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए, फ्रीडम ऑफ जो थी प्रिंसली स्टेट की मतलब वो ज्वाइन कर सकते भारत को पाकिस्तान को, ये दोनों में से किसी को भी नहीं, इंडिपेंडेंट रह सकते। तो ये कुछ फीचर्स थे उसके, ठीक, तो इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है ये आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, आई थिंक ये आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ठीक। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर 5 साल में होती है, ठीक। और वही है कि वो आपका बताता है कि भाई साहब इस सेंटर स्टेट को कितना पैसा देगा कितना नहीं, इस तरीके से, ठीक। वो तो आपको पता ही होगा उसका फंक्शन। ये लास्ट में थोड़े वन वर्ड टाइप से क्वेश्चन आ गए थे। 324 किससे रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ओके। तो इसको ध्यान रख लेना। जब पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस के डायरेक्शन कैन कंट्रोल करने के इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखा था कि पंचायत के इलेक्शन ये कराता है, कि पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक। CM के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये ध्यान रख लेना। इलेक्शन कमीशन जो कि कंसर्न नहीं है विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट, यही जो मैं आपको बता रहा था वही इसमें। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, इसके फीचर्स क्या हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन पावर देखने को मिलेगा। बेनिफिट क्या, अकाउंटेबिलिटी होगी, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा, प्रोटेक्ट होंगे इंडिविजुअल का राइट, प्रमोट होगा डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या डेमोक्रेसी के, पॉलिटिकल एपैथी है, इनएफिशिएंसी, पोलराइजेशन है, स्पेशल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ठीक। और जो कई बार क्या होता है कि जो करप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है, तो ये जो है ये किस किस चीज़ पर रिकमेंडेशन कर सकता है उसके रिगार्डिंग में है। जिस टाइम पे रिजर्वेशन बनाना हो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पोस्ट के इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, या जिस टाइम पे कंसिडरेशन करना हो क्लेम
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का बनाने के लिए अपॉइंटमेंट, सर्विसेज एंड पोस्ट में रिगार्ड करना, सिलेक्शन करना, चेयरमैन सीपीएम मेंबरशिप ऑफ अ कमीशन और ट्राइब्यूनल पोस्ट किसी हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर के हैं या बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज के, with regard to the selection for temporary or officiating appointment to a post, if अगर जो पर्सन अब अपॉइंट होता है is not likely to hold the post for more than a year. जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है उसने हैज़ बिन ये अप्रूव कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, ठीक, ये परफॉर्म करता है काफ़ी सारे फंक्शंस अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट रूल, जो कि इंश्योर करता है फेयर प्रोडक्शन एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन कोल इंक्लूडिंग क्वालिटी सर्विलेंस। फंक्शन क्या है कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का? इंस्पेक्शन करता है कोल रिलीज इंश्योर करने के लिए करेक्टनेस, क्लास ग्रेड और सीज ऑफ कोल, और इशू करता है डायरेक्टिव पर्पस के लिए डिक्लेरेशन मेंटेनेंस ऑफ ग्रेड्स ऑफ कोल ऑफ सेम माइन इन कोलेरली, एक्ट करता है एज अपीलेट अथॉरिटी अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कंज्यूमर एंड ओनर के बीच में, और रेगुलेट करता है डिस्पोजल स्टॉक ऑफ कोल और एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ अ कोल इन द कोलियरी। ग्रांट करता है ये ओपनिंग एंड रीओपनिंग परमिशन कोल माइन की, ठीक, सीम और सेक्शन ऑफ अ सीम और टू सब डिवाइडेड अ माइन, और सबमिशन करता है मंथली कोल डाटा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में कि 3 दिसंबर के बाद अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको सिटीजनशिप तब मिल सकती है अगर उसके इफ़ बोथ ऑफ देयर पेरेंट जो सिटीजन है भारत के या और वन ऑफ या उनमें से कोई सा भी एक पेरेंट जो भारत का नागरिक है, ठीक, एंड अदर जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, ठीक। जो IMD है वो एक एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, मतलब ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की। ये क्या करती है बेसिकली, मतलब वही अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीज़ों को मतलब मॉनिटरिंग वगैरह करते हुए आपको नज़र आ जाती है। और 1875 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मॉनिटर करती है अर्थक्वेक वगैरह की एक्टिविटी को कंट्री में। सॉरी, IMD नहीं करता है, वो NCS करता है, इसी वजह से वो ऑप्शन गलत हो गया था, मेरे को वो ऑप्शन ध्यान आ गया था। ऑप्शन में दे रखा था कि क्या IMD अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करता है, नहीं, वो NCS करता है, ठीक, इसको ध्यान रख लेना। और जो डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजी के वो हेड होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जिसका हेडक्वार्टर अब भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर IMD का। 360 जो कि प्रेसिडेंट की पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई लगानी चाहिए तो लगा देता है। और जो 44th अमेंडमेंट 1978 जो कि इम्प्लाई करता है जो सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, यानी कि उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक, अगर एक बार अप्रूव कर दी जाती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि कंटिन्यू रहती है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जब तक कि उसको हटाया ना जा सके। प्रेसिडेंट इसको कभी भी हटा सकते हैं, ठीक, इसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती इसको हटाने के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कोई भी नहीं लगाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि लेंथीएस्ट अभी तक का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का हमारा जो है 4 फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इसके इतने बड़े साइज़ को। हिस्टोरिकल फैक्टर है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों से हम प्रभावित है, 1935 का एक्ट वगैरह इन सब से। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर एंड स्टेट वगैरह के लिए, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, हालांकि अब तो जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल हो गया, वो एक अलग चीज़ है। जो पॉपुलेशन इंडिया का उसका मतलब ऑप्शन में दे रखा था कि क्या जो हमारी पॉपुलेशन है भारत की, इस वजह से वो बोल गया अरे जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे क्या पॉपुलेशन इतनी थी क्या जो भी है, तो पॉपुलेशन से क्या लेना देना है उस चीज़ का, ठीक। आर्टिकल 368 वही कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या आता है, सुप्रीमेसी आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सेक्युलर करेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में, एंड फेडरल करेक्टर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, इफेक्टिव एक्सेस जस्टिस के लिए पावर जो सुप्रीम कोर्ट की, अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 पावर जो हाई कोर्ट के, अंडर आर्टिकल 226, 227 सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैज़ नॉट adjust social state as a envisaged in the preamble to be the basic structure of the constitution, so it has adjusted the idea of the welfare state to be a part, मतलब उसने सोशलिस्ट स्टेट वगैरह को नहीं पार्ट बनाया है इसका, जबकि वेलफेयर ऑफ द स्टेट को पार्ट बनाया है जुडिशियल, मतलब इसका क्या नाम है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक। और जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन है स्टेट में क्या क्या आ सकता है, जो कि आर्टिकल 12 आपने पढ़ा ही होगा, उसके अंदर में है कि स्टेट इंक्लूड करती है कोई भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट
जो कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट के, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह, और जितनी भी अथॉरिटी हैं जो कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ है जैसे कि LIC, ONGC, सेल वगैरह, ये सारी है, ये आर्टिकल 10 के अंदर में स्टेट की डेफिनेशन में आती है। ओके, डेट्स इट। आई होप कि आपको ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियो लगी हो, और अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जितने भी टेस्ट हैं विज़न के मैं कंप्लीट करूँगा, अदर किसी इंस्टीट्यूट का चाहिए तो बता दीजिएगा, लेकिन हाँ विज़न के मैं सारे कंप्लीट करूँगा, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। कानों में ईयरफोन लगाओ, 2x पे वीडियो चलाओ, जितने भी सॉल्यूशंस थे उनको रिवाइज कर लो। डेट्स इट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।